नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। आज हम करेंगे ब्लूम का वर्गीकरण यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो देखिए, इससे पहले मैं ये इंग्लिश मीडियम में लेक्चर दे चुका हूँ। आप सभी का मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लेक्चर है वो दोनों लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। रोज़ सुबह 11 बजे वीडियो आता है इंग्लिश मीडियम का, हिंदी का आता है रात को 8 बजे। तो इंग्लिश वाले सुबह 11 बजे वीडियो देखें, हिंदी वाले रात को 8 बजे देखें। दोनों लैंग्वेज में वीडियो आएगा, तो आपको कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं करना, बस आपको वीडियो को फॉलो करना है। जो पेड स्टूडेंट हैं, अगर आप भी हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आपको डेली वीडियो के साथ साथ PDF नोट्स मिलेगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, आपका सब कुछ आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको हम सब कुछ यहाँ से देंगे। जो फ्री वाले स्टूडेंट हैं वो वीडियो को देखिए, साथ साथ लिखते जाइए, आपकी फ्री की तैयारी हो जाएगी। जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उन्हें लिखना नहीं है, उनको PDF मिल जाएगा। अगर आप भी PDF नोट चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, ब्लूम का वर्गीकरण है क्या? ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब देखिए, टैक्सोनॉमी को इंग्लिश में कहते हैं, टैक्सोनॉमी को अगर हम इंग्लिश में और नाम दे तो होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि इसको कहते हैं वर्गीकरण। तो देखिए, ये बेंजामिन ब्लूम है, 1913 से 1999 तक ये रहे थे। तो इनके देखिए, यहाँ पे इनका जो वर्गीकरण है वो 1956 में आया था। यानी कि जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है, इनका 1956 में आया था तो इनका वर्गीकरण, तो ये उनका वर्गीकरण है। लेकिन 2001 में जो इनके स्टूडेंट आए थे, 2 स्टूडेंट थे, तो उन्होंने क्या किया, इनका फिर से रिवीजन किया। यानी कि जो इनका वर्गीकरण एक्चुअली जो 1956 में आया था, तो उन्होंने उसी को फिर से रिवाइज किया, तो एक नया वर्गीकरण दिया ब्लूम का। तो देखिए, आप जानते हैं कि समय के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, इसलिए ये दिया। तो पूरा डिटेल में इसे जानते हैं। सो देखिए, बेंजामिन ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक थे। ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में ब्लूम का वर्गीकरण किया 1956। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में पूछे कि ब्लूम ने जो अपना वर्गीकरण है वो किस किताब में दिया है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। ब्लूम का वर्गीकरण देखिए 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी काफ़ी प्रचलित है। वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही संचालित है। जैसे एक अध्यापक, अब देखिए, जो 1956 में इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी, इनकी ब्लूम का जो वर्गीकरण है, अभी इस ज़माने में जो वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो किस पे आधारित है? ब्लूम के वर्गीकरण पे ही वो चल रही है। तो देखिए, जैसे एक अध्यापक पढ़ाने से पहले उस प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक, यानी कि कॉग्निटिव, फैक्टिव और साइकोमोटर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, उद्देश्यों के चयन करता है, यह सब ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी का ही परिणाम है। अब देखिए, जैसे आजकल टीचर हैं वो पढ़ाने से पहले देखिए आपका ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करते हैं, वो आप में ये चीज़ें खोजते हैं। तो कैसे खोजते हैं? ब्लूम के टैक्सोनॉमी के द्वारा। अब देखिए, जो बेंजामिन ब्लूम है, इन्होंने जो ब्लूम का वर्गीकरण, जो अपना वर्गीकरण दिया कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे किया जाए, तो उसी को आज क्या है, फॉलो किया जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण 1956 में प्रकाशित हुई। उसके बाद देखिए कि इसका निर्माण कार्य ब्लूम द्वारा इसलिए हुआ, इसलिए यह ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित है। अब देखिए, हुआ क्या था कि ब्लूम का जो वर्गीकरण है इसमें टोटल 5 पर्सन थे, यानी कि 5 पर्सन थे। इन्होंने मिलकर क्या किया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को बनाया। अकेले ब्लूम नहीं थे जिन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को बनाया, इनके साथ जो है वो 5 जाने और थे। तो उसके बाद इनका नाम कैसे बढ़ा? अब देखिए, ये सबसे सीनियर थे और सब ये आइडिया भी इन्हीं का था। ये अपनी टीम में सबसे सीनियर थे, ये आइडिया भी उनका था। इसलिए जब प्रकाशन हुआ ब्लूम टैक्सोनॉमी का तो इनके ही नाम से जाना गया। यानी कि ये 5 जनों ने मिलके ब्लूम टैक्सोनॉमी को बनाया। ब्लूम का नाम इसलिए फेमस हुआ, इसलिए प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि ये उसके क्या थे, उसके सीनियर मेंबर थे, इसलिए इनका नाम जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से पड़ा। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है। अतः शिक्षा प्रक्रिया का निर्माण इसी तरीके से किया जाता है ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। तो देखिए, ब्लूम का वर्गीकरण आपको मैं सीधा ही यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है, जिनकी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है,
तो उसमें क्या है, संज्ञात्मक उद्देश्य है, भावात्मक उद्देश्य है, मनोशारीरिक उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम हम संज्ञात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न बिंदु को उजागर करेंगे या किया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये है ब्लूम का वर्गीकरण। आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। तो आप देख सकते हैं कि जब 1956 में ये ब्लूम का वर्गीकरण आया, फिर 2001 में फिर से रिवाइज किया गया। पहले ये नाउन फॉर्म में था, फिर बाद में ये वर्ब फॉर्म में आ गया, है ना। तो पहले नाउन में था, फिर एक इसमें आया, वर्ब में आया। तो देखिए ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए हिंदी के वर्ड थोड़े से टफ होते हैं, इसलिए मैं हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूँ साथ में, कि ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए जो पहले तीन हैं, यानी कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, ये क्या है, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, ये सोचने के लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। जो ऊपर वाले तीन है ये हाई ऑर्डर है, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सीखा जाता है। अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे है। जब 1956 में ब्लूम का वर्गीकरण आया तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन ये था। लेकिन देखिए जब 2001 में रिवाइज किया गया तो ये चार चीज़ें नीचे वाली सेम रही। हालांकि देखिए इनके नाम चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें वही हैं। जो ऊपर वाले दो है, यानी कि देखिए सिंथेसिस है और एवोल्यूशन यहाँ पे है। और यहाँ पे 2001 में क्या हुआ, जो एवोल्यूशन सबसे ऊपर था वो आ गया 5वें नंबर पे, और सबसे ऊपर चला गया सिंथेसिस यानी कि क्रेट। जहाँ पे सिंथेसिस यानी कि क्रेट यहाँ पे 5वें नंबर पे था, एवोल्यूशन ऊपर था। 2001 में क्या हुआ, एवोल्यूशन नीचे आ गया, क्रेट यानी कि ऊपर आ गया। तो इसे अच्छे से जानते हैं। सो देखिए ये 1956 का ब्लूम का जो वर्गीकरण है, जो भी हमने यहाँ पे देखा है, ये वाला, इसको हम डिफाइन करते हैं, इस वाले को। तो देखिए नॉलेज, पहला लेवल क्या है, नॉलेज यानी कि ज्ञान का लेवल है पहला। तो देखिए इसमें क्या है, ज्ञान को, अब देखिए हम इसमें संज्ञात्मक उद्देश्य कर रहे हैं। संज्ञात्मक उद्देश्य का मतलब क्या है, पहले ये जानते हैं। तो देखिए संज्ञात्मक उद्देश्य वो है जो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो चीज़ें हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करते हैं। अब देखिए चाहे वो नॉलेज है, अब देखिए जैसे हम कोई चीज़ समझते हैं, जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं, वो कहाँ पे जाती है, वो हमारे दिमाग में जाती है। हम चाहे चीज़ों को रटते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो किससे संबंधित है, वो है संज्ञात्मक से, यानी कि कॉग्निटिव से। यानी कि जो चीज़ें हमारे दिमाग से आती हैं, अब देखिए हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं, हम उसकी समझ अपने दिमाग में बिठाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, नई नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं संज्ञात्मक उद्देश्य में। तो देखिए संज्ञात्मक में सबसे पहले आएगा नॉलेज यानी कि ज्ञान। ज्ञान को ब्लूम ने प्रथम स्थान दिया क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदु की कल्पना करना असंभव है। देखिए ब्लूम ने सबसे पहले किसे रखा, नॉलेज को यानी कि ज्ञान को। अब देखिए हमें किस चीज़ का ज्ञान होगा तभी हम बाकी बिंदु को पकड़ पाएंगे। मान लीजिए ज्ञान होगा ही नहीं, नॉलेज होगी नहीं, तो हम किस चीज़ के बारे में सोचेंगे, है ना। तो सबसे पहले है क्या है, ज्ञान। जब तक किसी वस्तु के बारे में ज्ञान या नॉलेज नहीं होगा तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है। अगर संभव हो भी जाए तो सही दिशा नहीं मिल पाती। इसी कारण ब्लूम के वर्गीकरण या ब्लूम टैक्सोनॉमी में इसकी महत्ता को प्रथम स्थान दिया गया। अब देखिए अगर ज्ञान नहीं होगा तो होगा क्या, है ना। ज्ञान के बिना चिंतन संभव नहीं है ना। तो ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपके पास ज्ञान नहीं है तो मान लीजिए कि फिर आप चिंतन कैसे करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि ज्ञान नहीं भी है तो कैसे चीज़ करेंगे। मान लीजिए आपको यूजीसी नेट का सिलेबस पता ही नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे, आप ये बताइए। ना तो आप पेपर 1 कर पाएंगे, ना पेपर 2 कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि कितने पेपर होते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, तो आप कैसे करेंगे। यानी कि आपको ज्ञान ही नहीं है सिलेबस का, है ना। तो अगर आपको ज्ञान है पेपर 1 का, पेपर 2 का, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप आसानी से क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम को। तो देखिए नेक्स्ट है बोध यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव। नॉलेज में देखिए हम यहाँ पे क्या सीखते हैं। नॉलेज में सबसे पहले हम सीखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में हम सबसे पहले ज्ञान में सीखते हैं कि सिर्फ स्टैटिक, जैसे हम कहते हैं कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1950 में क्या हुआ कि हमारा कानून बन गया, हमारा संविधान लागू हुआ, है ना। तो वो है क्या है, वो क्या है, सिंपल सा ज्ञान कि आपको किसी चीज़ के बारे में पता है। तो जो बोध है कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें क्या है कि ज्ञान को समझना, उसके सभी पहलुओं से परिचित होना, वह उसके गुण दोषों के संबंध में ज्ञान अर्जित करना। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव बोध में क्या है
कि ज्ञान को समझना है, इनकी जो हमने नॉलेज प्राप्त की है, हमने यहाँ पे जाना है 1947 में भारत आज़ाद हुआ, है ना। वो भारत आज़ाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, अंग्रेज कब आए, कब गए, कौन से क्रांतिकारी है जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, ये सब हमें बोध में यानी कि ज्ञान में, उस बोध में, कॉम्प्रिहेंसिव में पता चलता है। नॉलेज में, ज्ञान में क्या है कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता चलेगी कि 1947 को आज़ाद हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बोध में हमें पता चलेगा कि ये कैसे आज़ाद हुआ, इसके सारे विभिन्न पहलू जो हैं वो सारे ही पता चलेंगे अंग्रेज़ों से आने से, अंग्रेज़ों के जाने के बाद। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें हमें इसमें पता चलेगी। सिंपल सा ये कह सकते हैं कि ज्ञान में हमें छोटा पार्ट पता चलता है, बोध में, कॉम्प्रिहेंसिव में हम चीज़ों को क्या है बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुप्रयोग यानी कि अप्लाई करना। देखिए, ज्ञान को क्रियान्वित यानी कि प्रैक्टिकल रूप देना अनुप्रयोग कहलाता है। प्राप्त किए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में से लागू करना एवं समस्या के समाधान निकालने प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा क्या है, यहाँ पे समस्या का समाधान निकालना। यह ज्ञान को कौशल यानी कि स्किल में परिवर्तित कर देता है। यही मार्ग छात्रों को अनुभव प्रदान करने में इसकी सहायता भी करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखिए सिंपल सा एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। अनुप्रयोग का मतलब क्या है। देखिए, पहले हमने ज्ञान हमने पढ़ा, फिर हमने समझा, अब बारी आती है उसे अप्लाई करने की। अप्लाई कहाँ पे करेंगे। आप देखिए, मान लीजिए आपने पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी नेट की तैयारी कर ली, आपने नॉलेज भी ले ली, आपने अच्छे से समझ भी लिया, आपने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, आपने अच्छे से समझ लिया। अब बारी आती है अप्लाई करने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए यूजीसी नेट का, वहाँ पे आपने जो अपना नॉलेज है उसे वहाँ पे क्या है अप्लाई किया, यानी कि जो आपके पास अभी ज्ञान है, जो आपने अभी बोध किया है, समझा है, तो उसे आप एग्ज़ाम के दौरान, जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा तब उसे लागू करेंगे। जब आपके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा और जो आपके पास नॉलेज होगी तो आप अपनी नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए स्कूल में टेस्ट होता है ना, जैसे स्कूल में टेस्ट होता है तो जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं बाद में बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो उससे क्या है बच्चे अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं, है ना, वो चीज़ है। तो क्या है नॉलेज को अप्लाई करना, कि जितना आपने समझा है कि आपको उसे उतना आया है कि नहीं। तो नेक्स्ट देखिए विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। अब देखिए, विश्लेषण से ब्लूम का तात्पर्य था तोड़ना, अर्थात किसी बड़े प्रकरण विषय को समझने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करना एवं नवीन ज्ञान का निर्माण करना तथा नवीन विचारों की खोज करना। यह ब्लूम का विचार समस्या समाधान में भी सहायक है। एनालिसिस क्या है, विश्लेषण करना। यानी कि देखिए, पहले हमने यहाँ पे क्या सीखा, नॉलेज, ज्ञान में, बोध में, अनुप्रयोग में, यानी कि हमने सीखा, हमने ज्ञान प्राप्त किया, हमने उसे समझा, उसे अप्लाई किया। विश्लेषण में क्या आता है कि मान लीजिए आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, अब आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, आपने अप्लाई किया था जेआरएफ के लिए, लेकिन आपने क्वालिफाई किया असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने ठीक किए, कितने गलत किए, कहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाया, कहाँ पे टाइम कम लगाया। तो इसे आप छोटे छोटे भागों में बांट के देखेंगे। छोटे भाग मतलब फिर आप देखेंगे टीचिंग के कितने क्वेश्चन सही हैं, रिसर्च के कितने सही हैं, है ना, कितने मार्क्स बनते हैं, मैथ्स में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप सारी चीज़ों को क्या है यहाँ पे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, छोटे छोटे भागों में विभक्त करेंगे। फिर आप खोजेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे है, आपके नंबर कहाँ पे कटे हैं। तो वो क्या है, विश्लेषण करना है, यानी कि हर एक चीज़ को समझना। आपने अगर मान लीजिए एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, अगर आपका टारगेट था जेआरएफ का, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया, तो आप ये कहेंगे कि मेरा टारगेट था जेआरएफ का, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर किया, कहाँ पे कमी रहेगी। तो आप उसका पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। सो नेक्स्ट है सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना, उन्हें एकत्रित करना, अर्थात उसे जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना संश्लेषण कहलाता है। अब देखिए वही चीज़ है, एनालिसिस में जहाँ आपने हर एक चीज़ को तोड़ा था, हर एक चीज़ को समझा था, वहीं पे आप करेंगे कि आप हर एक चीज़ को जोड़ेंगे। फिर आप ये देखेंगे कहाँ पे चीज़ की कमी थी, फिर आप एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिर आप देखेंगे जो जो आपकी कमियां थी आपने एनालिसिस में समझ ली हैं, लेकिन संश्लेषण में क्या है कि आप नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। नई स्ट्रैटेजी बनाने के साथ क्या है
फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि आप प्रॉपर प्लान बना के चलते हैं कि अगली बार एग्ज़ाम कैसे देना है, कौन से नोट्स फॉलो करने हैं, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी ही चीज़ें आप इसमें करते हैं। सो लास्ट में है मूल्यांकन यानी कि एवैल्यूएशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करना है कि यह सभी क्षेत्रों में लाभदायक है कि नहीं। कहने का तात्पर्य है कि वह वैध यानी कि वैलिडिटी एवं विश्वसनीय यानी कि रिलायबिलिटी है या नहीं। जिस उद्देश्य से विज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया है वह उस उद्देश्य की प्राप्ति में सक्षम है कि नहीं, यह मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जा सकता है। अब देखिए मूल्यांकन करना यानी कि आपने जो भी कुछ सीखा है, जो भी आपने समझा है, सीखा है, क्या वो आपके लिए ज़रूरी है, क्या वो लाभदायक है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आपने पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी किया, तो आपने पेपर 2 की तैयारी कर ली, है ना, तो आपने एनालिसिस करके देखा, मूल्यांकन करके देखा कि जो आपने पढ़ा है क्या वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था, क्या जो आपने समझा है क्या उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या वाकई ही वो चीज़ सही है। अगर सही है तो आप उसका मूल्यांकन करेंगे, आप ये देखेंगे कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो वो होता है मूल्यांकन। तो ये था 1956 का 1956 का ब्लूम का टैक्सोनॉमी। अब हम बात करेंगे 2001 में जो संशोधित हुआ था। देखिए जो पहले 4 पॉइंट हैं यानी कि जो पहले 4 हैं वो सेम वही हैं 1956 वाले ही, लेकिन जो आखिरी के 2 हैं वो अदल बदल गए हैं। यानी कि पहले क्या था, मूल्यांकन सबसे एंड में था, अब 5वें नंबर पे आ गया है। जो रचना 5वें में था वो 6वें नंबर पे लास्ट पे आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे चीज़ों के नाम बदले हैं, चीज़ें वही हैं। तो पहले जिस चीज़ का नाम था नॉलेज, अब उसका नाम हो गया है रिमेम्बरिंग, यानी कि जिसका पहले नाम था ज्ञान, अब उसका नाम हो गया है स्मरण। प्राप्त किए ज्ञान को देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो 2001 था उसका जो संशोधित रूप था किसने दिया था, एंडरसन और कृतवोल ने। ठीक है, कृतवोल और एंडरसन कौन थे, ये ब्लूम के क्या थे, ये स्टूडेंट थे, ये उनके शिष्य थे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्लूम के बाद उसका जो ब्लूम टैक्सोनॉमी था उसको इन्होंने क्या किया कि इसको इन्होंने संशोधित किया। अब देखिए जो कृतवोल है ये पहले भी जब 1956 में उन्होंने टैक्सोनॉमी दिया था उस टीम के मेंबर थे कृतवोल। ठीक है, उस टीम के मेंबर भी पहले कृतवोल ही थे। तो आप ये याद रखिएगा कृतवोल जो थे वो 2001 की जो संशोधित ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसमें भी थे और जो 1956 में था उसमें भी थे। तो खैर यहाँ पे आपको याद करना है कि एंडरसन और कृतवोल जो है वो 2001 की जो संशोधित यानी कि रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके कर्ता धर्ता है, इन्होंने ही इसको दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ये याद रखना है। तो देखिए स्मरण में क्या है, प्राप्त के ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना एवं समय आने पर उसको पुनः स्मरण या रिकॉल कर पाना स्मरण शक्ति का गुण है। स्मरण शक्ति देखिए वही है, यहाँ पे आप जो चीज़ है नॉलेज है उसे फैक्ट याद करते हैं। जैसे 1947 भारत आज़ाद हो गया, बस तो आपको क्या है कि उसे याद रखना है अपने दिमाग में कि भारत आज़ाद कब हुआ, फट से निकले 1947 1947, 2 और 2 कितने होते हैं 4, ऐसे करके समझना क्या है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि प्राप्त किया ज्ञान का उपयोग कब कहाँ और कैसे करना है। यह किसी व्यक्ति के लिए तभी संभव है जब वह प्राप्त किए ज्ञान को सही तरीके से समझे। अब देखिए जो आपने सीखा है उसे आपको समझना है। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन वो कैसे आज़ाद हुआ उसके बारे में आपको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होना चाहिए। लागू करना, फिर वही बात, जो आपने देखिए ज्ञान को समझ लिया है अब बारी आती है उसे आप कब कहाँ और कैसे लागू करते हैं। आपने जो नॉलेज प्राप्त की है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो अब आपकी बारी है कि आप उसे अप्लाई करें एग्जाम में। विश्लेषण वही, एनालिसिस एनालिसिस आपको करना है यहाँ पे कि जो आपने चीज़ें सीखी हैं, जो आपने चीज़ें देखिए सीखी हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। यानी कि जो आपने चीज़ सीख ली है आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है, आपको उसे तोड़ मरोड़ना है। वही जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया है ना, आपने पहले रिमेंबर किया, फिर आपने अंडरस्टैंड किया, समझा, फिर आपने अप्लाई किया। अब विश्लेषण की बारी है कि जो आपका टारगेट था क्या आपने अचीव किया, फिर आप हर एक पहलू पर ध्यान देते हैं, है ना, पूरा एनालिसिस करते हैं। जैसे आप देखिए कि जब एग्ज़ाम होता है, जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो जाता है, तब जिस दिन एग्ज़ाम होता है तो उसका हम विश्लेषण करते हैं कि आज एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, कल क्या पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। मूल्यांकन है एवेल्युएट। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं मूल्यांकन। 1956 में क्या था, हम करते थे
क्रिएट करते थे, लेकिन अभी क्या है, मूल्यांकन करेंगे। हम देखेंगे जो हमने स्मरण किया है, समझा है, लागू किया है, विश्लेषण किया है, तो वो हमारी चीज़ काम की है कि नहीं, इसका हम पूरा मूल्यांकन करेंगे, है ना। पूरा मूल्यांकन करेंगे कि जो चीज़ हमने अब तक सीखी है वो हमारे काम की है कि नहीं, क्या हमें और पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़। एंड में आता है रचना, इनकी क्रिएटिंग। मूल्यांकन करने के पश्चात उस स्मरण में एक नए विचार का निर्माण होता है, जिससे एक नई नवीन विचार की रचना होती है। तो एंड में रचना को रखने का कारण क्या है, जब आपने चीज़ को स्मरण किया, समझा, लागू किया, विश्लेषण किया, मूल्यांकन किया, तो आप एक नतीजे पे पहुँचे कि अब आपको आगे क्या करना है। मान लीजिए आपने पेपर 1 के नोट्स पढ़े, पेपर 2 के नोट्स पढ़े, आपने सब कुछ सीख लिया, आपको पता चला है कि आपका जो नोट्स है वो बहुत लेंथी है, उसे छोटा करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, नए नोट्स की रचना करेंगे, नए नोट्स को क्रिएट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, है ना, अपनी सहूलियत के लिए। तो वो होता है क्रिएटिंग। सो नेक्स्ट है, देखिए हमारा भावात्मक उद्देश्य यानी कि इफेक्टिव डोमेन, यानी कि जो हमारा भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप देखिए गांधी जी जो है वो कहते हैं, 3 चीज़ें कहते हैं, वो 3H कहते हैं। 3H मतलब हमारा हैंड, हमारा हार्ट, ठीक है, और हमारा हेड, यानी कि हेड, हार्ट और हैंड। वो कहते हैं कि जब हमारा दिल और दिमाग आपस में मिलता है तो हम एक अच्छे तरीके से सीखते हैं, ठीक है। वो क्या है, हैंड, हार्ट और हेड। जब हमारा दिल दिमाग आपस में मिलता है तो हम क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। आप देखिए, आपका दिल, आपका दिमाग जब चीज़ किसी को सोचता है, समझता है, तो आपके अंदर एक नई नॉलेज आती है। तो देखिए भावात्मक उद्देश्य क्या है, हमारे भावों से जुड़ा हुआ। आप देखें यहाँ पे कोई खुश है, कोई उदास है, कोई गुस्से में है ना, कोई मजाकिया तौर पे है, तो ये आपके भाव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य इनकी इफेक्टिव डोमेन का निर्माण क्रेवाल एवं मारिया ने 1964 में किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको इनके नाम याद करने ज़रूरी हैं। इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि उस प्रत्यय यानी कि टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक यानी कि गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजना होना, रोना आदि रूप का विकास करना। आप देखिए, अगर हमें कोई भी चीज़ है, देखिए मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ आती है, किसी छात्र को कोई भी चीज़ आती है तो वो उसे उत्तेजित होकर बोलेगा। अगर उसे कोई चीज़ नहीं आती वो रोने लगेगा, है ना। तो बिल्कुल नहीं आती, उसको लग भी जाए कि हाँ ये मुझे चीज़ नहीं आएगी, वो चिढ़ने लगेगा। तो भावात्मक उद्देश्य क्या है कि जो चीज़ हमारी भावनाएं से जुड़ी हैं। देखिए पहला क्या है, अनुकरण यानी कि रिसीविंग। भावात्मक उद्देश्य यानी कि इफेक्टिव डोमेन की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम बालकों को अनुकरण यानी कि नकल के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। एक अध्यापक को छात्रों को पढ़ाते समय उस प्रकरण का भावात्मक पक्ष को महसूस कर उसको क्रियान्वित रूप देना चाहिए, जिससे छात्र उसका अनुकरण उसको महसूस कर सके। देखिए अनुकरण क्या है, रिसीव करना, इनकी नॉलेज को रिसीव करना, पकड़ना, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए कि जब टीचर छात्रों को क्लास में पढ़ाते हैं तो उनकी भावना को देखना चाहिए। भावना मतलब जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में मैथ के क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको वो समझ नहीं आता, वो एकदम से डर जाते हैं कि ये टॉपिक कौन सा करवाने लगे, हमें तो समझ कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ हमारे ऊपर से जा रहा है ना। तो टीचर को क्या है, अपनी बातों को थोपने की बजाय उस चीज़ को समझना चाहिए, बच्चे की बात को समझना चाहिए, तो उसे उनके अकॉर्डिंग आसानी से करवाना चाहिए, है ना। बालकों को अनुकरण नकल क्या होता है कि जैसे सभी बच्चे जैसे जो चीज़ कर रहे हैं तो टीचर उनको बताता है कि आप भी वैसे ही करिए, है ना, वो चीज़ें हैं। तो जब भी टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाए, सबसे पहले भावात्मक पक्ष देखें कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं। सो नेक्स्ट देखिए अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग। तत्पश्चात अनुकरण कर उस अनुकरण के द्वारा क्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है। देखिए जब टीचर ने क्लास में पढ़ाया, फिर बच्चों का वो रिस्पॉन्ड देखता है, वो पूछते हैं ना कि समझ में आया। मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 के 50 कहते हैं हाँ समझ में आया, समझो बच्चों को समझ में आ गया। उसमें से 2 बोले हाँ समझ में आया, तो बाकी को समझ में मान लीजिए नहीं आया, तो वो होता है अनुक्रिया। अनुमूलन क्या है, वैल्यूइंग। उस अनुक्रिया के पश्चात हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह सफल सिद्ध हुआ कि नहीं। मान लीजिए 50 बच्चे कहते हैं कि हाँ हमें समझ में आ गया, तो टीचर को ये समझा जाता है कि हाँ इनका जो पढ़ाया सफल हो गया। अब 2 ही बच्चे बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे, तो पता चलेगा कि बच्चों को समझ आया ही नहीं है ना।
सम प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्टलाइजेशन, हम उसके सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करते हैं। देखिए सम प्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट। देखिए जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है सबसे पहले उनको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि हम पढ़ेंगे क्या, हम समझेंगे क्या, है ना। तो उससे क्या है कि बच्चे जो है वो आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन उस प्रकरण टॉपिक को एक स्थान में रखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसमें विचार करना शुरू करते हैं। देखिए संगठन क्या है, ग्रुप बना देते हैं, हर एक को एक टॉपिक दे देते हैं कि आप इस टॉपिक को देखिए ये है क्या। तो बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में उस टॉपिक को सोचते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर आपस में विचार बांटते हैं, तो इससे क्या है नई नॉलेज निकल के आती है। सो नेक्स्ट है चरित्रीकरण यानी कि करेक्टराइजेशन। तत्पश्चात हम उस पात्र का एक चित्र निर्माण करते हैं जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है, जैसे गुंडे के प्रति गुस्सा का भाव, हीरो के प्रति सहानुभूति वाला भाव। तो देखिए चित्रीकरण कैसा है, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति है वो अच्छा है, ये व्यक्ति है जो बुरा है ना। तो जैसे गुंडा है कोई तो उसके प्रति क्या है, गुस्से का भाव। जब आप पिक्चर देखते हैं, जो विलन होता है, जो गुंडा होता है, आप उसके प्रति क्या है, आपको उसके प्रति गुस्सा आएगा। जो हीरो है उसके प्रति क्या है, सहानुभूति आएगी। तो इससे क्या है, ये एक चरित्रीकरण लिखा गया है पूरा, तो उससे आपको खुद से ही आपको भावनाएं निकलेंगी, है ना। कोई अच्छा सीन चल रहा हो तो आपको खुशी होगी, कोई रोने वाला सीन चल रहा हो तो आपको भी अंदर से दुख होगा। तो ये सारे भाव आपके अंदर से निकलते हैं। इन सभी बिंदुओं को हम एक माध्यम के द्वारा समझ सकते हैं कि जब हमारा जन्मदिन यानी कि बर्थडे होता है और कोई व्यक्ति हमारे लिए उपहार लाता है तो हम उस समय खुश होते हैं या उसे धन्यवाद या थैंक्स बोलते हैं, अर्थात अनुक्रिया करते हैं गिफ्ट प्राप्ति के लिए। आप देखिए जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप खुश होते हैं ना, उसको थैंक्स बोलते हैं तो आपको खुशी होती है। तत्पश्चात जब सभी व्यक्ति चले जाते हैं तो हम उसको देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका मूल्य कितना होता है, अर्थात उसकी वैल्यू कितनी होती है। यानी कि पहले अनुक्रिया हुआ, फिर क्या हुआ, वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए उसके बाद उसको सही जगह रखने के लिए उचित जगह निश्चित करते हैं, अर्थात उसे संगठित करते हैं। तत्पश्चात हम उस गिफ्ट देने वाले व्यक्ति के चित्र का निर्माण करते हैं कि उसके लिए हम कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिए बर्थडे पे आपको अगर कोई अच्छा गिफ्ट दे, बढ़िया गिफ्ट दे, है ना, वैसे गिफ्ट का कोई मोल तो होता नहीं है उपहार का, है ना। तो ये आप उससे पता चलता है कि आप उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। तो उससे आप एक वैल्यू लगा पाते हैं कि मेरे को इसने इतना बढ़िया गिफ्ट दिया, या आप किसी को कोई बढ़िया गिफ्ट देते हैं तो आपको खुद ही पता चलेगा कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता कितनी है आपकी ज़िंदगी में। अब हम बात करेंगे मनोशारीरिक यानी कि उद्देश्य यानी कि साइकोमोटर डोमेन। ये किससे जुड़े हैं, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक जो एक्टिविटी है उससे जुड़े हैं। तो देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत मनोशारीरिक उद्देश्य का निर्माण सिम्पसन ने 1969 में किया। देखिए किसने किसका निर्माण किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है। इन्होंने ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हुए निम्न बिंदुओं को प्रकाशित किया। पहला है उद्दीपन यानी कि स्टिमुलेशन। उद्दीपन से आशय कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तत्पश्चात हम उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं। जैसे भूख लगने पर खाने की तरफ क्रिया करते हैं। इस उदाहरण में भूख उद्दीपन हुई और जो हम क्रिया करने के लिए उत्तेजित कर रही है। अब देखिए उद्दीपन क्या है, जो चीज़ हमें आकर्षित करती है अपनी तरफ। जैसे हम देखिए खाना देखते हैं, खाना देखते ही क्या है, जैसे हम देखिए हमें भूख लगी है, हमारे तरफ क्या है, हम खाना ढूंढते हैं ना, कुछ भी। तो जब हम खाना देखते हैं तो भूख हमारी क्या है, वो उद्दीपन है ना, वो हमारा क्या है, स्टिमुलेशन है यानी कि उद्दीपन है। तो हम उस क्रिया को करने के लिए उत्तेजित कर रही है, यानी कि हमें भूख लगी है, हमें अंदर से आवाज़ आ रही है कि हमें अब खाना खा लेना चाहिए, तो वो क्या है, उद्दीपन हो गया। कार्य करना मैनिपुलेशन यानी कि उस उद्दीपन के प्रति हमको कार्य करने पर मजबूर करते हैं। यानी कि हमें उद्दीपन है, हमें भूख लगी हुई है, भूख यहाँ पे उद्दीपन है, और हम खाना खा रहे हैं, हमें खाना खाने में मजबूर कौन कर रहा है, उद्दीपन। तो जब हम कार्य करते हैं यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उद्दीपन हमें मजबूर करता है। देखिए जब भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, उस क्रिया पर हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। देखिए नियंत्रण, कंट्रोल करना। जब आपको देखिए बहुत गुस्सा आता है
जब आपको बड़े डांटते हैं तब आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप बोलते नहीं हैं, तो आप अपने पर कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं कंट्रोल। अब आप देखें, मान लीजिए डाइटिंग पे हैं, तो आपके सामने बढ़िया बढ़िया चीज़ें रख दी जाए तो आपका मन अंदर से करे कि खा ले, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। कोऑर्डिनेशन, उसमें नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपन और क्रिया के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं ना, जब हम उद्दीपन में होते हैं या जब हम क्रिया करते हैं, यानी कि जब हमें भूख लगती है, जब हम खाना खाते हैं, उसके मध्य क्या है, हमें नियंत्रण रखता है, नियंत्रण रखना पड़ता है। नियंत्रण क्या है कि हम देखते हैं हमें भूख लगी है लेकिन हम डाइटिंग पे हैं, हमें कौन सा खाना खाना है जो हमारा वज़न ना बढ़ाए, है ना। तो नियंत्रण रखने के लिए क्या है, हमें उद्दीपन और क्रिया के बीच में नियंत्रण रखना पड़ेगा। नियंत्रण रखने को हम समन्वय कहते हैं, यानी कि आपस में क्या है, तालमेल बनाना उद्दीपन और क्रिया के बीच में। स्वाभाविक यानी कि नेचुरलाइजेशन क्या है, वह समन्वय करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनमें समन्वय स्थापित करना हमारे लिए सहज हो जाता है। हम आसानी के साथ हर परिस्थिति में उसमें स्वयं समन्वय स्थापित कर पाते हैं, हमारा स्वभाव बन जाता है। देखिए जब आप पहली बार डाइटिंग करेंगे, डाइटिंग जब आप पहली बार करेंगे आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे करेंगे आपको आसानी हो जाएगी। आपको मान लीजिए पेपर 2 मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसे करने लगेंगे तो आपको आसान होगा। कईयों को देखिए पेपर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसे करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ आसान लगने लगेगी, वो आपकी आदत बन जाएगी, आपका स्वभाव बन जाएगा। आदत, नेक्स्ट है हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि वह स्वभाव में आने के पश्चात हमारी आदत बन जाता है। ऐसी परिस्थिति द्वारा आने के पश्चात हम वही क्रिया करते हैं एवं प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर नई आदतों का निर्माण होता है। हैबिट हो जाती है ना आपके पास। मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी बुक, जैसे मान लीजिए आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास किसी कंपनी का स्मार्टफोन है या आपके पास किसी कंपनी का कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो आपको आदत हो जाती है उसके फंक्शन की। लेकिन जब आप नए फ़ोन को पकड़ते हैं, किसी और कंपनी के फ़ोन को पकड़ते हैं, तो आपसे वो चलता नहीं है ठीक से, है ना। तो इससे क्या है कि आपकी आदत पहले बन चुकी है, आपको जो आप अपनी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस स्मार्टफोन का आप पहले इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी वो आदत बन चुकी है। इसलिए क्या है कि जब भी हम नई चीज़ को करते हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है। सो देखिए लास्ट में है हमारा निष्कर्ष, यानी कि देखिए निष्कर्ष क्या है कि ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने छात्रों के ज्ञान एवं बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। वह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक विकास पर अत्यधिक बल देते हैं। उनका यह वर्गीकरण छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। ब्लूम के वर्गीकरण के माध्यम से चलकर ही हम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए ब्लूम ने 1956 में जो वर्गीकरण दिया, 2001 में उसे रिवाइज़ किया, आजकल वर्तमान समय में उसे ही फॉलो किया जाता है। अगर मान लीजिए वो चीज़ हो ही ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टीचरों के लिए पढ़ाने के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो उसने दिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास मतलब कि हर पक्ष से, हर तरह से बच्चे का विकास होगा। तो ये था ब्लूम का टैक्सोनॉमी, इनकी ब्लूम का निष्कर्ष। तो अगर आपको देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको डेली वीडियो पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम अवेलेबल है, आप कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।